दोस्तों ज़रा अपने आसपास नज़र घुमाइए। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि भारत में अब अपना घर लेना धीरे धीरे आम आदमी के बस से बाहर होता जा रहा है? क्या आपने गौर किया है कि आज लाखों युवा अच्छी नौकरी करने के बावजूद घर खरीदने से डर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि 1 लाख महीना कमाने वाला इंसान भी आज ईएमआई कैलकुलेटर खोलते ही घबरा जाता है? और क्या वजह है कि शहरों में आज हजारों लग्जरी टावर बन रहे हैं लेकिन मिडिल क्लास के लिए सस्ते घर गायब होते जा रहे हैं? क्या भारत का हाउसिंग मार्केट अब रहने की ज़रूरत नहीं बल्कि अमीरों का इन्वेस्टमेंट गेम बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में भारत का मिडिल क्लास पूरी ज़िंदगी किराए और ईएमआई के जाल में फंस कर रह जाएगा? दोस्तों, ये सवाल आज एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे अर्बन इंडिया की सबसे बड़ी बेचैनी बन चुका है। क्योंकि जिस देश में कभी नौकरी लगते ही परिवार वाले कहते थे कि अब धीरे धीरे अपना घर ले लो, उसी देश में आज हालात ये हो चुके हैं कि अच्छे पैकेज वाली नौकरी करने वाले लोग भी घर खरीदने का नाम सुनकर पीछे हटने लगे। जहां पहले घर लेना स्टेबिलिटी की निशानी माना जाता था, लेकिन अब कई युवाओं को लगने लगा है कि घर खरीदना मतलब अपनी ज़िंदगी के अगले 20 से 25 साल बैंक के हवाले कर देना। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में घरों की कमी नहीं, कंस्ट्रक्शन रुक नहीं रहा, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, करोड़ों के पेंट हाउस बिक रहे हैं, लग्जरी विलास बन रहे हैं, लेकिन जो घर मिडिल क्लास खरीदना चाहता था वो तेज़ी से बाजार से गायब हो रहे हैं। ये कोई सोशल मीडिया की अफवाह नहीं बल्कि देश की बड़ी एजेंसियां और रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स अब खुलकर चेतावनी दे रहे हैं कि भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर तेज़ी से खत्म हो रहा है। आज तक की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बड़े नाम निरंजन हिरानंदानी ने अब कहा है कि उन्होंने अपने 45 साल के करियर में अफोर्डेबल हाउसिंग में ऐसी गिरावट कभी नहीं देखी। अब जरा आंकड़े सुनिए और खुद सोचिए कि मामला कितना गंभीर है। 2019 में भारत के टॉप शहरों में बिकने वाले घरों में 50 लाख से कम कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी करीब 38% थी, लेकिन 2025 और 26 आते आते ये घटकर महज 18% रह गई। यानी सिर्फ 6 से 7 सालों में ही आधे से ज़्यादा किफ़ायती घर बाजार से गायब हो गए। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी नाइट फ्रैंक और एनारॉक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही में ही टॉप 8 शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री 23% गिर गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जब भारत में करोड़ों लोग घर खरीदना चाहते हैं तो बिल्डर सस्ते घर बनाना बंद क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, इसका जवाब बहुत सीधा है, प्रॉफिट। जी हाँ, आज रियल एस्टेट सेक्टर ज़रूरत से नहीं बल्कि मुनाफे पर चलता है। डेवलपर्स खुद मानते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में उन्हें महज 10 से 12% का फायदा होता है, जबकि लग्जरी हाउसिंग में आराम से 25 से 30% तक प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। अब जरा खुद बताइए, ऐसे में बिल्डर क्या चुनेगा? 40 लाख का फ्लैट या फिर 4 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट? यही वजह है कि आज शहरों में तेजी से स्काई विलास, गोल्फ रेजिडेंसेज, अल्ट्रा लग्जरी टावर्स और प्रीमियम अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास हाउसिंग सिकुड़ती जा रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 में भारत के लग्जरी हाउसिंग मार्केट ने नया रिकॉर्ड बनाया और 1 करोड़ से ऊपर वाले घरों की बिक्री तेजी से बढ़ी। यानी भारत का हाउसिंग मार्केट अब घर कम और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ज़्यादा बनता जा रहा है। पहले लोग रहने के लिए घर खरीदते थे, लेकिन अब लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ब्लैक मनी, एनआरआई इन्वेस्टमेंट, हाई नेटवर्थ बायर्स और बड़े इन्वेस्टर्स ने कई शहरों में प्रॉपर्टी प्राइसेस को इतना ऊपर धकेल दिया है कि आम आदमी उस रेस से बाहर होता चला गया। अब जरा ग्राउंड रियलिटी समझिए। मुंबई में कई इलाकों में आज 1 BHK फ्लैट की कीमत 80 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। बेंगलुरु में भी IT कॉरिडोर के आसपास 2 BHK फ्लैट 70 से ऊपर निकल चुका है। गुरुग्राम और नोएडा में पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी प्राइसेस तेजी से उछले। वहीं हैदराबाद और पुणे जैसे शहर जो कभी कंपैरेटिवली अफोर्डेबल माने जाते थे, वहां भी दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। और सबसे मजेदार बात सुनिए, सरकार आज भी 45 लाख तक के घरों को अफोर्डेबल हाउसिंग मानती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज मुंबई, NCR, बेंगलुरु या पुणे जैसे शहरों में 45 लाख में अच्छा 2 BHK मिल सकता है? जवाब है लगभग नामुमकिन। कई जगह तो पार्किंग और रजिस्ट्रेशन जोड़ दो तो बजट ही खत्म हो जाता है। यानी कागज़ पर घर अफोर्डेबल है लेकिन असल ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स अब खुलकर कह रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग की सरकारी परिभाषा ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से अब बदलनी पड़ेगी। लेकिन कहानी सिर्फ बिल्डर्स के लालच तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कई बड़े कारण भी हैं, जैसे लैंड प्राइसेस। भारत में बड़े शहरों में ज़मीन इतनी महंगी हो चुकी है कि बिल्डर अगर सस्ता घर बनाना भी चाहे तो कई बार उसके लिए प्रॉफिट निकालना तक मुश्किल हो जाता है। फिर आते हैं अप्रूवल कॉस्ट, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, GST, कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्राइसेस, लेबर कॉस्ट और सबसे बड़ा झटका महंगा कर्ज।
दरअसल पिछले कुछ सालों में सीमेंट, स्टील, सैंड और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तेजी से बढ़े। डीजल महंगा हुआ है तो ट्रकों का खर्च बढ़ा, ट्रकों का खर्च बढ़ा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी और उसका सीधा असर फ्लैट प्राइजेस पर पड़ा। ऊपर से आरबीआई की ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने होम लोन ईएमआई को और भारी बना दिया। आज अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली 70 लाख का एक फ्लैट खरीदती तो 20 से 25 साल की ईएमआई मिलाकर उसे लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक चुकाने पड़ते। यानी घर की कीमत से ज़्यादा पैसा ब्याज में जा रहा है। और शायद यही वजह है कि आज लाखों युवा नौकरी बदल रहे हैं, सैलरी बढ़ा रहे हैं, साइड इनकम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घर खरीदने से डर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट मीनल गोयल ने साफ कहा है कि आज कई शहरों में रेंट और ईएमआई का अंतर कम रह गया है, लेकिन डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंटीरियर कॉस्ट, मेंटेनेंस फीस और लोन इंटरेस्ट ने घर खरीदना मिडिल क्लास के लिए लगभग नामुमकिन कर दिया। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि आज मेट्रो शहरों में घर खरीदने के लिए पहले ही 15 से 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट चाहिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन अलग से, ब्रोकरेज अलग से, फर्नीचर अलग और उसके बाद 20 से 25 साल की ईएमआई अलग। अब सवाल ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली इतनी सेविंग कैसे करे जब स्कूल फीस बढ़ रही हो, मेडिकल बिल्स बढ़ रहे हो, इन्फ्लेशन लगातार जेब काट रहा और नौकरी की सिक्योरिटी भी पहले जैसी ना हो। और यही कारण है कि आज भारत का बड़ा अर्बन मिडिल क्लास धीरे धीरे परमानेंट टेनेंट इकोनॉमी की तरफ बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में लोग जिंदगी भर किराए पर रहेंगे लेकिन अपना घर नहीं खरीद पाएंगे। और यकीन मानिए कि इसका असर सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा बल्कि सोसाइटी पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब लोग शहरों के अंदर घर नहीं खरीद पाएंगे तो उन्हें दूर दराज इलाकों में रहना पड़ेगा। यहाँ से रोज 2 से 3 घंटे ट्रैवल करके ऑफिस जाना होगा, फैमिली टाइम कम होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, मेंटल हेल्थ खराब होगी और धीरे धीरे शहर सिर्फ अमीरों के लिए बनते चले जाएंगे। अब सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले समय में भारत का रियल एस्टेट सेक्टर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक तरफ लग्जरी इंडिया और दूसरी तरफ किराए पर जीता मिडिल क्लास इंडिया। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे खतरनाक परत, क्योंकि अब सवाल सिर्फ घर खरीदने का नहीं रहा। सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में भारत का मिडिल क्लास पूरी जिंदगी ईएमआई और रेंट के जाल में फंसकर रह जाएगा। और यही हमें लेकर आता है चैप्टर 2 की तरफ। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ महंगे फ्लैट्स और बढ़ती ईएमआई की कहानी, तो शायद आप उस असली खतरे को अभी समझ नहीं पाए हैं जो धीरे धीरे भारत के करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों की जिंदगी बदल रहा है। क्योंकि भारत में हाउसिंग क्राइसिस अब सिर्फ रियल एस्टेट की समस्या नहीं रही, ये अब फैमिली स्ट्रक्चर, मेंटल हेल्थ, मैरिज ट्रेंड्स, पॉपुलेशन पैटर्न, अर्बन लाइफस्टाइल और पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को बदलने वाला संकट बनता जा रहा है। और शायद आने वाले 10 साल बाद इतिहासकार लिखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव तब आया जब मिडिल क्लास घर का मालिक बनने से हटकर स्थायी किराएदार बन गया। ज़रा अपने आसपास देखिए, कितने लोग हैं जो आज अच्छी नौकरी करते हैं, 80,000, 1 लाख, यहाँ तक कि 2 लाख महीना कमाते, लेकिन फिर भी घर खरीदने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि घर खरीदना मतलब सिर्फ ईएमआई नहीं बल्कि ज़िंदगी के अगले 25 साल बैंक के हवाले कर देना। यही वजह है कि आज भारत का अर्बन मिडिल क्लास धीरे धीरे 2 हिस्सों में टूटता जा रहा है। एक वो लोग जिनके परिवार ने 10 से 15 साल पहले प्रॉपर्टी खरीद ली थी और जिनकी वेल्थ हर साल अब बढ़ रही है, और दूसरी तरफ वो युवा वर्ग जो आज डाउन पेमेंट तक जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। शायद यही कारण है कि प्रॉपर्टी अब सिर्फ रहने की ज़रूरत नहीं रही बल्कि वेल्थ डिवाइड मशीन बन चुकी। जिनके पास घर है वो अमीर होते जा रहे हैं और जिनके पास घर नहीं है वो हर साल और पीछे छूटते जा रहे हैं। एनआरॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टॉप 7 सिटीज़ में हाउसिंग प्राइसेस पिछले कुछ सालों में औसतन 21% तक बढ़ी, जबकि सैलरी ग्रोथ उसी रफ्तार से नहीं बढ़ी। यानी प्रॉपर्टी प्राइसेस इनकम से कहीं ज़्यादा तेज़ी से भाग रही। अब ज़रा ग्राउंड रियलिटी समझिए। अगर दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे या हैदराबाद में कोई फैमिली आज 80 लाख से 1 करोड़ का फ्लैट खरीदना चाहती है तो बैंक पहले ही कहेगा कि कम से कम 20 से 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट दो, फिर रजिस्ट्रेशन अलग, स्टैम्प ड्यूटी अलग, पार्किंग अलग, इंटीरियर अलग, मेंटेनेंस डिपॉजिट अलग, और उसके बाद भी 20 से 25 साल तक हर महीने 60 से 80 हज़ार रुपये ईएमआई भरो। अब सवाल ये है कि आखिर एक मिडिल क्लास फैमिली इतनी सेविंग्स कहाँ से लाए जब बच्चों की स्कूल फीस हर साल बढ़ रही है, मेडिकल खर्च तेज़ी से बढ़ रहा है, इंश्योरेंस अलग, इन्फ्लेशन अलग, और ऊपर से नौकरी की सिक्योरिटी भी पहले जैसी ना हो। यही कारण है कि आज लाखों युवा शादी देर से कर रहे हैं, बच्चे देर से प्लान कर रहे हैं, और कई लोग तो महज इसलिए शहर बदल रहे हैं क्योंकि जिस शहर में वो काम करते हैं वहाँ घर खरीदना लगभग असंभव हो चुका है। अब इसका असर सिर्फ जेब पर नहीं पड़ रहा बल्कि लोगों के दिमाग और रिश्तों पर भी पड़ रहा है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कई अर्बन स्टडीज पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं कि लंबे कम्यूट, हाउसिंग स्ट्रेस और फाइनेंशियल एंजाइटी का सीधा असर अब डिप्रेशन, एंजाइटी और बर्नआउट पर पड़ता है। मुंबई, बेंगलुरु और गुरुग्राम जैसे शहरों में लाखों लोग रोज 3 से 4 घंटे सिर्फ ट्रैवल में बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि शहर के अंदर घर खरीदना उसके बस की बात नहीं है। सुबह जल्दी निकलो, रात देर से लौटो, फैमिली टाइम खत्म, हेल्थ खराब और जिंदगी सिर्फ नौकरी और ट्रैफिक के बीच फंस कर रह गई। यही वजह है कि आज कई युवा खुलकर कहने लगे हैं कि अब घर खरीदना छोड़ो, किराए पर रहना सीखो। अब रेडिट और ऑनलाइन कम्युनिटीज में भी हजारों लोग लिख रहे हैं कि 45 लाख में अच्छा घर मिलना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। और सच कहें तो कई युवा अब यही सोचने लगे हैं कि अगर पूरी जिंदगी EMI भरनी है तो उससे अच्छा किराए पर रहो और पैसे कहीं और इन्वेस्ट करो। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी समस्या है, भारत का रेंटल इकोसिस्टम अभी उतना मजबूत नहीं है। दूसरे देशों की तरह यहाँ लॉन्ग टर्म टेनेंट सिक्योरिटी नहीं है, रेंट एग्रीमेंट्स कमज़ोर हैं, अचानक रेंट बढ़ जाता है, कई जगह फैमिली को घर देने से मना कर दिया जाता है और कई शहरों में ब्रोकर्स और एडवांस डिपॉजिट ने किराए पर रहना तक महंगा कर दिया है। यानी ना तो घर खरीदना आसान है और ना ही किराए पर रहना। दोस्तों, यही वजह है कि एक्सपर्ट्स भी अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग की प्राइस लिमिट ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बढ़ाई जाए, बिल्डर्स को टैक्स इंसेंटिव वापस दिए जाएं और रेंटल हाउसिंग पॉलिसी मजबूत बनाई जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत का हाउसिंग क्राइसिस अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी तेजी से बढ़ा रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के माने तो भारत में लग्जरी हाउसिंग डिमांड लगातार बढ़ रही है और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बड़े पैमाने पर प्रीमियम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। यानी एक तरफ करोड़ों के पेंट हाउस बिक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास आज एक 2 BHK के लिए भी संघर्ष कर रहा है। अब जरा सोचिए, अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में शहरों के अंदर वही लोग रह पाएंगे जिनके पास बड़ी कैपिटल होगी, बाकी मिडिल क्लास आउटर एरियाज और दूर दराज के सबर्ब्स में ढकेल दिए जाएंगे। यही चीज़ दुनिया के कई देशों में पहले हो चुकी है। न्यूयॉर्क, लंदन, टोरंटो और दुबई जैसे शहरों में आज मिडिल क्लास धीरे धीरे सिटी सेंटर्स के बाहर होता गया और अब वही खतरा भारत में भी दिखने लगा। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अल्ट्रा लग्जरी होम्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट लगातार सिकुड़ रहा है। यानी रियल एस्टेट मार्केट अब आम आदमी की ज़रूरत नहीं बल्कि अमीरों की वेल्थ पार्किंग मशीन बन चुका है। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर मिडिल क्लास हाउसिंग मार्केट से बाहर हो गया तो भारत की इकोनॉमी पर भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि मिडिल क्लास ही वो वर्ग है जो टैक्स देता है, कंजप्शन बढ़ाता है, रिटेल मार्केट चलाता है, बैंकिंग सेक्टर को मजबूत रखता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा आधार होता है। लेकिन अगर यही वर्ग जिंदगी भर EMI और रेंट के जाल में फंस गया तो उसकी स्पेंडिंग पावर धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसका असर ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिटेल और टूरिज्म तक हर जगह दिखाई देगा। अब जरा एक और खतरनाक ट्रेंड समझिए। दोस्तों, आज भारत में प्रॉपर्टी ओनरशिप धीरे धीरे इनहेरिटेंस इकोनॉमी बनती जा रही है। यानी जिनके पास माता पिता ने पहले घर खरीद लिया वही आगे वेल्थ क्रिएट करेंगे और जिनके परिवार के पास प्रॉपर्टी नहीं है उनके लिए शुरुआत ही पीछे से होगी। इससे आने वाले समय में वेल्थ गैप और तेजी से बढ़ सकता है और शायद यही कारण है कि आज भारत का बड़ा अर्बन यूथ फाइनेंशियल फ्रीडम से ज़्यादा फाइनेंशियल सर्वाइवल मोड में जी रहा है। लोग साइड हसल कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए ताकि कभी डाउन पेमेंट जोड़ सकें। लेकिन रियलिटी ये है कि आज भी कई शहरों में प्रॉपर्टी प्राइजेस इतनी तेज़ी से बढ़ चुके हैं कि सेविंग की रफ्तार उनसे मुकाबला नहीं कर पा रही। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट मीनल गोयल ने भी साफ कहा है कि आज कई शहरों में EMI और रेंट का अंतर कम रह गया है और अगर यही हाल रहा तो आने वाले 10 सालों में भारत में घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहेगा बल्कि स्टेटस सिंबल बन जाएगा। जहां एक तरफ लग्जरी इंडिया ऊंची इमारतों में रहेगा तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ों मिडिल क्लास फैमिलीज पूरी जिंदगी रेंट और EMI के बीच पिसती रहेगी। क्योंकि असली सवाल अब यही है, क्या भारत में अपना घर सच में आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है या फिर आने वाले समय में मिडिल क्लास को हमेशा के लिए किराएदार बना दिया जाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप भी रियल एस्टेट से जुड़े ऐसे डीप एनालिसिस वीडियो पसंद करते हैं तो रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी।